ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह आज हम काइनेमेटिक्स की एक्सप्लेनेशन का आगाज करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो लॉट अबाउट काइनेमेटिक्स, क्योंकि ओ लेवल मैथमेटिक्स में, आईजीसीएसई मैथमेटिक्स में भी काइनेमेटिक्स का जिक्र है और काइनेमेटिक्स हम वहाँ भी पढ़ते हैं। बाकी फिर जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो यूजुअली मैकेनिक्स जो ले रहे होते हैं, वो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो वहाँ भी वो काइनेमेटिक्स काफ़ी डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, बट मैं हमेशा इसी अजम्पशन पे टीच करता हूँ कि भाई आपको स्क्रैच से सब बताना है और आपको कुछ नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें आपको रेपिटेशन लग रही होंगी, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो री करना ज़रूरी होती है ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं अपने हिसाब से बेसिक से हर चीज़ को कवर करूंगा इंशाल्लाह। और आपने रेगुलरली मुझे एक्नॉलेजमेंट देनी है चैट पर कि आपको समझ आया है नहीं। कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात, काइनेमेटिक्स, व्हाट इज काइनेमेटिक्स? तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन of a body without considering the cause of its motion. It's all about motion of a body, and without considering the cause of its motion. As per the CAI syllabus, we will focus on motion in one dimension only. सब इसमें ये जो बात होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे ओ लेवल का सिलेबस है, चाहे आईजीसीएसई का है, चाहे ए लेवल का है, इसमें कैम्ब्रिज सिलेबस ने वाज़ेह तौर पे कहा कि वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मोशन इन वन डायमेंशन ओनली, दैट इज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो, यूजुअली ये होता है कि एक लेन होती है जिसमें हम जाते हैं, तो यू टर्न लेकर हम वापस आते हैं, तो वो नई लेन होती है। जिस रोड पर हम जाते हैं उसी रोड पर वापस अगर हम आने की कोशिश करेंगे तो वो रॉन्ग वे कहलाएगा। जाने वाला रोड अलग होता है, आने वाला रोड अलग होता है। बट यहाँ पर हमारी असम्पशन ये है कि जिस रोड पर हम जा रहे हैं, जिस स्ट्रेट लाइन में हम जा रहे हैं, उसी स्ट्रेट लाइन में वापस आ रहे हैं। हाँ, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक गया, फिर बी से यू टर्न लेने के बाद वापस पीछे आया और सी पे रुक गया। हालांकि हम डायग्राम बनाने की हद तक तो इस तरह से बनाते हैं, बट दर हकीकत होता ही है कि जिस लाइन में हम जा रहे हैं उसी लाइन में हम वापस आते हैं। तो इसीलिए यहाँ अजम्पशन ये है कि दो मुख्तलिफ लाइंस नहीं होंगी, दे विल बी मोशन इन वन डायमेंशन ओनली। और फिर उसी उसी डायमेंशन में ऑब्जेक्ट जा भी रहा होगा, राइट भी जा रहा होगा, उसी डायमेंशन में लेफ्ट भी आ रहा होगा। इसी तरह मिसाल है, अगर मैंने कोई कोई स्टोन कोई स्टोन को ऊपर फेंका है, कोई बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया हो, या कोई पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया हो, तो जिस लाइन में वो बॉल जाएगी उसी लाइन में अजम्पशन है कि वो वापस आएगी, तो लाइन चेंज नहीं होगी। दिस इज एन अजम्पशन, और ये कैम्ब्रिज का सिलेबस इसी अजम्पशन पे बेस करता है, लिहाजा हम इसी अजम्पशन को फॉलो करेंगे। अच्छा, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाउ डू वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इट इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट विच विल बी स्टेटेड इन द क्वेश्चन। अब वो कहेगा ना कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, अच्छा लिखेगा तो लफ्ज डिस्टेंस, लिखा तो डिस्टेंस होगा, बट क्योंकि लिखा होगा डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, इसका मतलब अगर हम पॉइंट ए से दूर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, हम पॉइंट ए से करीब आएंगे तो डिस्टेंस कम होगी। तो जब डिस्टेंस का लफ्ज भी लिखा हो लेकिन कोई स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन्ड हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है। अक्सर डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट करके डिस्प्लेसमेंट को बयान किया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज रेफर्ड टू एज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। It is basically the distance of a particular point. It is basically distance from a particular point, and that particular point will be stated in the question. किस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है, उस पॉइंट का जिक्र एग्जामिनर अपने पास पेपर के सवाल में, जो सवाल हम देखते हैं पास पेपर में, उस सवाल में एग्जामिनर जरूर मेंशन करता है कि किस पॉइंट से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं। If the object moves away from the given point, the displacement increases, whereas if the object moves towards the given point, the displacement decreases. ये एक उसूल है कि मिसाल है, अगर आप एक पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं, ये पॉइंट ए, पॉइंट ओ है। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है या पार्टिकल जो है वो ऑब्जेक्ट से अ, वो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ओ से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज। अच्छा, यूजुअली हमारी अजम्पशन ये होती है, राइटवर्ड्स जो है, किसी एक पॉइंट से राइटवर्ड्स की हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, और उस पॉइंट से लेफ्टवर्ड्स की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। सिमिलरली अब मैं अगर अप डाउन की बात करूं तो अपवर्ड्स विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। यही बात लिखी हुई है कि अगर किसी गिवन पॉइंट जिससे डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इफ वी आर राइटवर्ड्स फ्रॉम दैट पॉइंट, उस गिवन पॉइंट से हम राइट की तरफ है,
तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर हम उस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मानी जाएगी। उस पॉइंट से हम अपवर्ड्स हैं, ऊपर की तरफ हैं, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर उस पॉइंट से हम नीचे की तरफ हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मानी जाएगी। सही है। तो राइटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स पॉजिटिव माने जा रहे होते हैं, एंड लेफ्टवर्ड्स एंड डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव माने जा रहे होते हैं। अच्छा, ये याद रखें, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि उसका एक डायरेक्शन होता है, उसकी बेसिस पर हम नेगेटिव या पॉजिटिव डिफाइन करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं एक पॉइंट से राइटवर्ड्स या अपवर्ड्स का होना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, डाउनवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स का होना नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है, डिस्टेंस कभी कम नहीं होती। लेकिन जब डिस्टेंस फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट का जिक्र किया जाए तो इसका मतलब बात दरअसल डिस्प्लेसमेंट की हो रही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट? वी नो दैट एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर्स। सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पॉइंट, जिस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है उससे हम दूर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी। भाई अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी है, अगर हम पॉइंट से लेफ्ट भी जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट -10 है, फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो -20 हो जाती है, तो देखा जाए तो नेगेटिव का मतलब तो यह है कि हम पॉइंट से लेफ्ट वर्ड्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है ना, मैग्नीट्यूड के लिहाज से पहले 10 थी, अब 20 हो गई। इसका मतलब डिस्टेंस, जैसे जैसे हम उस पॉइंट से दूर जाएंगे तो हमारी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती चली जाएगी। नेगेटिव का तो खाली इतना मतलब है कि हम उस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, बट जब वो नेगेटिविटी बढ़ रही है इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहे हैं। तो इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द गिवन पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, whereas if the object moves towards the given point the displacement decreases। अब मैं इसके लिए हमेशा ये बात बताता हूँ कि भाई अगर पॉइंट ओ से डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है, अब राइट जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, जैसे ही आपने यू टर्न लिया, अच्छा राइट जाते गए तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती चली गई, जैसे ही यू टर्न लिया तो यू टर्न लेते ही डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गई। याद रहे कि यू टर्न लेने पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम पॉइंट ओ से अवे जा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी, जैसे ही मैंने यू टर्न लिया, जैसे ही यू टर्न लिया डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गई, नेगेटिव में नहीं गई है, पॉजिटिव में ही है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कम होना शुरू हो गई। फिर मैं मजीद लेफ्ट आया और मैं ओ तक पहुंचा, जैसे ही ओ तक पहुंचा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, यहाँ मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। और फिर मैं मजीद आगे जाते जाते लेफ्ट की तरफ चला गया तो अब मेरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई। तो याद रहे डिस्प्लेसमेंट यूटर्न लेने पर नेगेटिव में कब तब्दील नहीं होती, बल्कि वो कम होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जब वो ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आ जाता है जहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है, तो वहां जाके डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। उससे फिर मजीद अगर लेफ्टवर्ड मूवमेंट होती है तो फिर जाके डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है। तो डिस्प्लेसमेंट यू टर्न लेने पे पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होती बल्कि कम होना शुरू होती है, जबकि वेलोसिटी जैसे यू टर्न लेते हैं नेगेटिव में चली जाती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो काफी ज्यादा आते भी हैं मैकेनिक्स के अंदर, तो एक से दूसरे में कन्वर्जन भी करनी होती है। तो हमें ये कनेक्शन पता होना चाहिए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट टेक्स अ यू टर्न the displacement will start to decrease, however the velocity will immediately become negative। velocity फौरन पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही यू टर्न लिया जाता है। ये बात आगे वेलोसिटी के अंदर मेंशन कर दी जाएगी। तो नोट, अच्छा ये बात हो गई, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस, ये भी हो गया। As it is a vector quantity, it can be positive as well as negative. If the object returns to the given point, the displacement will be zero। जिस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है उस पॉइंट पे अगर वापस आ जाएं, उस पॉइंट पे अगर रिटर्न कर जाएं तो ऐसे केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। बाकी ये बात हमने डिस्कस कर ली। नोट, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इफ सॉरी इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज इंक्रीजिंग, ये वही बात जो मैंने आपको बताई, अगर एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही थी एंड इट टेक्स अ यू टर्न, और उसने अचानक यू टर्न लिया, इसका मतलब डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में अब मूवमेंट होगी। डिफरेंट डायरेक्शन कहना मुनासिब नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए लिखा हुआ द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। इफ द डिस्प्लेसमेंट वाज इंक्रीजिंग एंड द ऑब्जेक्ट टेक्स अ यू टर्न, that is the direction is reversed,
its displacement will start to decrease. डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में नहीं कन्वर्ट हो जाती फॉरन, बल्कि कम होना शुरू हो जाती है. नाउ इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग अंटिल द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू द पॉइंट फ्रॉम विच डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड. Until the object returns to the point from where displacement is measured. If the object moves further in the same direction, अगर ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में फर्दर जाता रहेगा तो फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में चली जाएगी. तो ये वही बात है कि ओ था, मैं राइट किया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, यूटर्न लिया, डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गई, ओ पे आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, मजीद लेफ्ट जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी. यस राइट ईसा. व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट. अच्छा, अब ये भी जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है वो स्टार्टिंग पॉइंट है. ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट देखी पॉइंट ओ से जा रही है बट वो स्टार्ट पॉइंट ए से कर रहा है. तो ये इनिशियली ऐसा होता है कि जिस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट मेजर की जा रही है वहां से इनिशियली एक डिस्टेंस पे होता है ऑब्जेक्ट. तो व्हेन टाइम वाज 0 एट दैट पॉइंट इन टाइम डिस्प्लेसमेंट वाज 5. तब ऑब्जेक्ट अगर ए से शुरू होके रिटर्न होके वापस ए पे आ जाता है और 10 सेकंड्स लग गए तो टाइम 10 पे भी डिस्प्लेसमेंट उसकी 5 ही होगी. ये कहना है कि जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, नहीं. ऐसा तब होता है जब जहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर हो रही है उसी पॉइंट से स्टार्टिंग हुई थी और उसी पॉइंट पे वापस आ गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो है. बट अगर इनिशियली वो किसी एक ऐसे पॉइंट पे था जो जिस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही थी उससे एक डिस्टेंस पे था तो फिर डिस्प्लेसमेंट इनिशियली भी जीरो नहीं थी और अब जब वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया है तो फिर अभी भी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है. तो बॉटम लाइन ये है कि जिस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट मेजर हो रही है, जिस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है, उसी पॉइंट पे जब वापस आ जाए ऑब्जेक्ट, उस पॉइंट पे जब आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है. फिर ये सिंपल सी बात है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कि भाई अगर मैं ए से बी गया तो पहले मैं ऊपर गया, फिर मैं नीचे आया, फिर मैं ऊपर गया, फिर मैं नीचे आया. तो ये 1 2 3 4 5 6 ये सब डिस्टेंसेज में शुमार होंगे और डिस्टेंस मुसलसल मैं ऐड करूंगा तो टोटल डिस्टेंस आएगी. बट डिस्प्लेसमेंट ने ये देखा कि भाई मैं स्टार्ट कहाँ से हुआ, ए से स्टार्ट किया मैंने और मैंने एंडिंग कहाँ की, बी पे की. तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है उनके दरमियान अगर मैं लाइन बना लूं तो ये लाइन जो है ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन होगी. इस लाइन की जो डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी तक पहुंचा, बहुत लंबे लंबे रास्ते लिए, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इनके दरमियान देखता तो वो ये होती. और अगर ये 10 मीटर है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर. शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट. यही मिसाल यहाँ पर भी है. स्टार्ट मैंने यहाँ से किया, पहले मैं ऊपर गया, फिर मैं राइट पे गया, तो ये 5 मीटर्स है, या यूं समझ लें ये 6 मीटर्स है, ये 8 मीटर्स है. तो डिस्टेंस के लिहाज से 14 मीटर्स हो गया. डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 14 मीटर डिस्टेंस हो गई. बट जब स्टार्ट से एंड तक देखा जाए कि भाई स्टार्ट यहाँ से हुआ, फिनिश यहाँ से हुआ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस निकालो. पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मैं निकाल सकता हूँ कि ये 10 मीटर्स है. तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इज 10 मीटर्स. तो डिस्टेंस कवर्ड इज 14 मीटर्स बट द डिस्प्लेसमेंट between any two points, shortest possible distance between any two points is referred to as displacement and the displacement in this case is 10 meters. 10 meters. सही है. तो 6 ऊपर जाना, 8 राइट जाना, डिस्टेंस हो गई 14. और ये जो स्टार्टिंग और फिनिशिंग के दरमियान शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. ये बात हमने कवर कर. मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट के हवाले से जो मैंने बातें आपके सामने रखी हैं क्या वो वाज़ेह तौर पे क्लियर है, इस हवाले से कोई कंफ्यूजन किसी को तो नहीं. ऑल गुड टिल हियर. अच्छा जी, अब वेलोसिटी पे आ जाते हैं. वेलोसिटी के हवाले से हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो वेलोसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. वेलोसिटी स्पीड को ही कहते हैं. बस ये वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है. जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम कहाँ जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं. बस हम ये कहते हैं वी आर ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. बट जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ
ड्यू साउथ, ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट, या फ्रॉम ए टिल बी, फ्रॉम बी टिल ए। तो अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ पॉजिटिव होती हैं, बट वेक्टर क्वांटिटीज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, और डायरेक्शन रिवर्स होने पर मामला चेंज हो जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट में हमने ये देखा था कि डायरेक्शन ऑपोजिट होने के बाद जब ऑब्जेक्ट चलता रहा तो डिस्प्लेसमेंट फौरन नेगेटिव नहीं हुई, बल्कि जीरो तक पहुंची, कम होते गई और कम होते होते जीरो तक पहुंची, और जब उस पॉइंट से भी मजीद मामला लेफ्ट पर चला गया तो फिर नेगेटिव में कन्वर्ट हुई। बट वेलोसिटी में ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट जा रहा होता है, जैसे यू टर्न लेता है, यू टर्न लेते ही, याद रहे, यू टर्न लेते ही ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए ये एक मेजर जंप होता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव में फौरन चली जाती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट लेट सपोज 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था और यू टर्न लिया तो अब वो फौरन -5 पे कन्वर्ट हो जाएगा। यू टर्न लेने के बाद अगर वो, मतलब अगर उसने बताया है कि वो यू टर्न लेने के बाद ब्रेक नहीं लगे बल्कि उसने डायरेक्ट यू टर्न ले लिया, ऐसा भी वो, मतलब अजम्पशन तो बहुत सारी होती है। हम कहें कि यार प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो सकता, जिस स्पीड पे हम ट्रैवल कर रहे थे उसी स्पीड पे यू टर्न ले लिया जाए। तो बस अजम्पशन है कि भाई 5 मीटर पर सेकंड में ट्रैवलिंग हो रही थी, यू टर्न लेने के बाद वेलोसिटी, जैसे ही यू टर्न लिया गया वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। फास्ट सर्विस के सवालात भी हम देखेंगे तो उसमें हमें मजीद इस चीज़ का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होता हुआ नजर आएगा। फिजिक्स में भी आप लोग यकीनन इस तरह के सवालात देखते होंगे, तो आपको अच्छी तरह से आइडिया है। तो velocity is simply defined as the speed of an object in a particular direction. Speed is defined as the rate of change of distance of an object, that is the change in distance per unit time. तो स्पीड जो है वो तो हम जानते हैं, बचपन से हमें पढ़ाया गया। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। चेंज दरअसल बेसिकली जब स्पीड की बात हो रही होती है तो हम इंक्रीज इन डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं ना, मतलब डिस्टेंस बढ़ती है स्पीड की वजह से, तो इंक्रीज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या चेंज भी कह सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अच्छा, ऐसा यूनिट स्पीड का हो या वेलोसिटी का हो, हम यूजुअली जो फॉलो कर रहे होते हैं यूनिट, दैट इज मीटर्स पर सेकेंड। लिखने का तरीका मीटर पर सेकेंड और ms-1। सही है, ऐसा यूनिट स्पीड और वेलोसिटी का जो हम फॉलो करेंगे दैट विल बी मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा आप देखें, if the rightward direction is taken as positive then the leftward direction will be negative and vice versa। अगर rightward direction जो है उसे पॉजिटिव माना जा रहा है तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव माना जाएगा। अगर राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव माना जा रहा है तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव माना जाएगा एंड वाइस वर्सा। इसी तरह अपवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माना जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना जाएगा एंड वाइस वर्सा। अच्छा अभी देखिए, वाइस वर्सा इसलिए लिखा हुआ है कि अगर हम अपवर्ड को नेगेटिव मान लेते हैं तो डाउनवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन यूजुअली हम ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि सवाल हमारे हाथ में होता है तो हम डिसीजन मेकर्स होते हैं। सही है, तो उस केस में हम डायरेक्शंस खुद डिफाइन करते हैं। तो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। राइटवर्ड्स पॉजिटिव, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव, लेफ्टवर्ड्स नेगेटिव। और इसका आसान तरीका सिंपल है भाई, कि आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ पॉजिटिव एक्स है और लेफ्ट पे नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स। सही है, नेगेटिव एक्स, और नीचे नेगेटिव वाई है। तो राइट पे पॉजिटिव एक्स है, अप पे पॉजिटिव वाई है, लिहाजा राइट एंड अप पॉजिटिव हो जाते हैं, और डाउनवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स नेगेटिव हो जाते हैं। इसीलिए हर जगह यही बात मैंने लिखी हुई। अच्छा अब नोट जरा देख लें, जो मैं बार बार रिपीट भी कर रहा था। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज पॉजिटिव एंड इट टेक्स अ यू टर्न, दैट इज द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, its velocity will immediately become negative। अब this is the turning point, this is very extremely important। कभी velocity time graph आपको नजर आए और velocity time graph पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाए, याद रहे जब तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव में मौजूद है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अगर राइटवर्ड्स था तो राइटवर्ड्स ही है, अपवर्ड्स था तो अपवर्ड्स ही है। बट अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हमें नजर आ रहा हो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हमें नजर आ रहा हो कि वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव में हो गई या नेगेटिव से पॉजिटिव में चली गई, तो इसका ये मतलब होगा कि उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको कहा था कि यू टर्न लेने पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि कम होना शुरू होती है, हत्ता कि वो जीरो हो जाती है। स्टार्टिंग जो डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट से मेजर की जा रही है उसी पॉइंट पे रिटर्न करने पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, और इससे लेफ्ट पे जाने पे फिर नेगेटिव में कन्वर्ट होती है। बट वेलोसिटी का ऐसा नहीं है।
हम राइट जा रहे थे, अभी हमने यू टर्न जैसे ही लिया, राइट जाते जाते जैसे ही यू टर्न लिया, फौरन वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव। यू टर्न लेने पे फौरन वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। तब यू कनेक्शन समझे कि यू टर्न लेते हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाता है। सही है, यही बात लिखी हुई है। नोट इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज पॉजिटिव एंड इट टेक्स अ यू टर्न, दैट इज द डायरेक्शन इज रिवर्स, इट्स वेलोसिटी विल इमीडिएटली बिकम नेगेटिव। तो कभी ग्राफ्स वगैरह के सवाल आते हैं ना, उसमें हमें ये देखना होता है कि अगर वेलोसिटी का ग्राफ नेगेटिव में चला गया, इसका मतलब आपको फौरन घंटी बजनी चाहिए कि अब ऑब्जेक्ट ने यू टर्न ले लिया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अक्सर इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। आगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखेंगे, तो उसमें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसी से ये a वाला इक्वेशन निकला हुआ है। ये समझ लें कि ए वाले इस इक्वेशन से ही कॉन्सेप्चुअली हमने v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को बनाया है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो यूज होता है अगर हम v u a और t, हमारे पास चार में से कोई तीन है और चौथा हमें निकालना है, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज v? v इज द फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको v कहा जाता है, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे u कहा जाता है, एंड t इज द टाइम इन सेकंड्स। तो अगर फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड है, इनिशियल मिसाल है 0 मीटर्स पर सेकंड है और 5 सेकंड लगे, तो हम कह सकते हैं 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 5, कि भाई 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 से 10 हो गई। तो पर सेकंड कितने से इनहेंस हुई है? 2, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड मीटर एस एम एस माइनस वन। स्पीड या वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एम एस माइनस टू। क्यों? वजह क्या है कि v माइनस यू इज बेसिकली स्पीड, स्पीड इन मीटर पर सेकंड एंड टाइम इन सेकंड्स। तो v माइनस यू अपॉन टी के मुताबिक अगर हम देखें कि न्यूमरेटर का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है और जो डिनोमिनेटर का यूनिट है वो सेकंड है, तो इस हिसाब से यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम एम एस माइनस टू भी करके लिख सकते हैं। ये बात लिखी हुई है यूनिट में, खैर मैंने वाजे कर दी। तो acceleration is defined as the rate of change of velocity of an object, that is change in velocity per unit time. अच्छा, SI unit of acceleration is meters per second square. अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, दैट इज इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। यूजुअली जब हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि भाई जब गाड़ी या बाइक चल रही है और हम एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, एज सून एज वी प्रेस द एक्सेलरेटर द कार और द बाइक एक्सेलरेट्स, उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इसका मतलब स्पीड का बढ़ना, और नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, जिसका मतलब होता है स्पीड का घटना, स्पीड का कम होना। तो व्हेन द स्पीड इज increasing, we say that the object is accelerating. When the speed is decreasing, we say that the object is decelerating. सही है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है the object is accelerating, that is its velocity is increasing. And negative acceleration, deceleration, negative acceleration जो होती है उसको हम deceleration भी कहते हैं, retardation भी कहते हैं। And this means that the object is decelerating, that is its velocity is decreasing. तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिसेलेरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं आपके सामने मेंशन करने जा रहा हूँ वो समझिएगा बात। जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, मिसाल है हम राइट जा रहे हैं, तो राइटवर्ड्स जाते जाते अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारी स्पीड बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब हमारी स्पीड कम हो रही है। राइट, इफ वी आर मूविंग राइटवर्ड्स, if we are moving rightwards, then positive acceleration means the speed is increasing, negative means the speed is decreasing. But क्योंकि acceleration एक vector quantity है, just like displacement and velocity, acceleration is also a vector quantity. तो vector quantity always depends upon direction. तो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो उस डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती
तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो मतलब हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो मतलब हो सकते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक मतलब ये होता है कि स्पीड कम हो रही है, से एक राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड के कम होने की वजह से फाइनल वेलोसिटी कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी। मिसाल है, अगर स्पीड में कमी आई है, फाइनल वेलोसिटी 3 है और इनिशियल वॉज 5, और 2 सेकंड में ये काम हुआ, 3 - 5 हो गया -2, डिवाइड बाय 2 किया तो -1 मीटर पर सेकंड आ गया, पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड से स्पीड कम हो रही है। तब ये हो गया आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया यहाँ पर कि आपकी स्पीड एक्चुअली कम हो रही। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक मतलब तो ये है कि सेम डायरेक्शन में, राइटवर्ड्स डायरेक्शन अगर जा रहा है, तो राइटवर्ड्स डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाते जाते स्पीड स्लो डाउन हो गई। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और मतलब ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा था। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड बढ़ रही है, सही। नेगेटिव एक्सेलरेशन का यूजुअली मतलब होता है स्पीड कम हो रही है। बट आप समझे, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के, दो मतलब होते हैं। राइटवर्ड्स डायरेक्शन में स्पीड का कम होना नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा, और लेफ्टवर्ड्स डायरेक्शन में, यू टर्न लेने के बाद लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, राइट जा रहा था, यू टर्न लेने के बाद लेफ्टवर्ड्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जब जा रहा था, तो हालांकि वो एक्सेलरेट कर रहा था, बट उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब तो आपके जहन में ये था कि डिसेलरेशन हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है, तो ये क्या चक्कर हो रहा है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब जहन में आता है स्पीड का कम होना, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का बढ़ना। तो राइटवर्ड्स डायरेक्शन में स्पीड का कम होना इज डिसेलरेशन, विच गिव्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेट होना, नेगेटिव डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेट होना भी हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा। तो ध्यान में रखें, डायरेक्शन से एक प्लस माइनस आप एक्सेलरेशन का अपना लें, मतलब एक प्लस माइनस आप डायरेक्शन के हिसाब से डिफाइन करें, और एक प्लस माइनस जो है वो स्पीड के बढ़ने या कम होने से डिफाइन करें। तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, मिसाल है स्पीड इज इंक्रीजिंग, मैं बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, ये बात समराइज कर देता हूँ। ये स्पीड अगर मेरी मिसाल है कम हो रही है, और डायरेक्शन जो है वो राइट है, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन राइटवर्ड्स है, तो स्पीड बढ़ रही है और डायरेक्शन राइटवर्ड्स है, तो इसका क्या मतलब होगा। हाँ, स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड डायरेक्शन इज राइटवर्ड्स, दिस मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर हम यही सिनेरियो कॉपी कर लें, और अब मैं आपसे कहता हूँ कि स्पीड जो है, बल्कि ये तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना, स्पीड का बढ़ना एक पॉजिटिविटी है, और डायरेक्शन राइटवर्ड्स का होना दूसरी पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ देखें, स्पीड का कम होना, देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। स्पीड का कम होने का मतलब नेगेटिविटी, डायरेक्शन राइट होने का मतलब पॉजिटिविटी, एंड प्लस माइनस इज माइनस। तो अगर राइटवर्ड ही जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी स्पीड कम होना शुरू हो गई, राइटवर्ड जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, राइट जा रहे हैं, बट उसकी स्पीड कम होना शुरू हो गई, तो नेगेटिव एक्सप्रेशन आएगी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, सही है। अच्छा, अब इसी तरह हम मजीद केसेस बना लेते हैं। मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं इसको दोबारा से इसको कॉपी करूंगा, थोड़ा सा इसको मैं काम करता हूँ, रिसाइज करता हूँ थोड़ा सा, एंड देन आई एम गोइंग टू कॉपी इट, एंड ओवर हियर आई एम गोइंग टू पेस्ट इट। सब देखिएगा, थोड़ी देर मुझे दे, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट मुझे। अच्छा, अब देखिएगा मैं क्या क्या। अब स्पीड जो है, अब डायरेक्शन जो है राइटवर्ड ही चल रहा था, अब डायरेक्शन को हम एक काम करते हैं, चेंज करते हैं। अब डायरेक्शन अगर हमारा
और ये यहाँ प्लस माइनस की साइन को भी हम दोबारा डिसाइड करते हैं। अच्छा, अब देखें क्या हो रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ। डायरेक्शन अब अगर आपका लेफ्टवर्ड हो जाता है, डायरेक्शन आपका लेफ्टवर्ड हो जाता है। अच्छा, अब अगर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन हो गया है तो डायरेक्शन नेगेटिव हो चुका है और स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब स्पीड पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस एक्सेशन माइनस आएगी। अच्छा, स्पीड अगर आपकी जो है वो कम होना शुरू हो गई है, तो स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब नेगेटिविटी एक यहाँ से आएगी, और डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है, एक नेगेटिविटी यहाँ से आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये चार बातें हो सकती हैं, स्पीड बढ़ रही है और डायरेक्शन राइटवर्ड्स है, तो एक्सेशन पॉजिटिव आएगी। स्पीड कम हो रही है बट डायरेक्शन राइटवर्ड्स है, तो एक्सेशन नेगेटिव आएगी। ये दोनों बातें तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली नॉर्मली क्लियर ही होती हैं, ये तो हम ओ लेवल आईजीसीएसई से देख ही रहे होते हैं बात। अब ये दो समझनी है, ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो स्पीड बढ़ रही है, बच्चा बोलता है स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, बट जब एक्सेशन देखता है तो माइनस में होती है, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है फिर भी एक्सेशन माइनस है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट। तो स्पीड का बढ़ना मीन्स ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, बट एज द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव। जो एक्सेशन की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है। तो एक्सेलरेटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, accelerating in the positive direction, decelerating in the negative direction. Sorry, my bad. Accelerating in the positive direction, decelerating in the positive direction. Now, ये वाला केस, accelerating in the negative direction, decelerating in the negative direction. स्पीड कम हो रही है मतलब ऑब्जेक्ट दर हकीकत डिसेलरेट कर रहा है, तो यहां से माइनस हो गया, इस वजह से माइनस हो गया, इस वजह से माइनस होनी चाहिए एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस वजह से भी एक्सेलरेशन माइनस होनी चाहिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो नाउ दिस प्लस ए मींस एक ये प्लस ए था व्हिच, जिसका मतलब था एक्सेलरेटिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और यहां क्या मतलब हुआ, डिसेलरेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। डिसेलरेशन पॉजिटिव नहीं है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसे बात को समझो। हाउ डिसेलरेशन इज पॉजिटिव एंड स्पीड डिक्रीजेस, नहीं स्पीड जब डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब स्पीड के कम होने की वजह से, पहले तो तुम्हारा सवाल गलत है सर, आई डोंट गेट हाउ डिसेलरेशन इज पॉजिटिव। डिसेलरेशन की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। ये भी समझने कि अगर एक्सेलरेशन आपकी -10 है तो इसका मतलब उस वक्त डिसेलरेशन आपकी +10 होगी, तो डिसेलरेशन तो होती ही हमेशा पॉजिटिव है, डिसेलरेशन में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं होती, नेगेटिविटी तो एक्सेलरेशन में हम लिखते हैं। डी तो है ही नेगेटिव टर्म, जिसका मतलब डिसेलरेशन तो है ही, मतलब डिसेलरेशन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव टर्म, इसीलिए हम नेगेटिव लिखते नहीं उसके साथ, प्लस माइनस लिखा जाता है एक्सेलरेशन के साथ। तो एक्सेलरेशन अगर +10 है या -10 है तो बात समझ आती है। नाउ यू आर सेइंग सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे है, हालांकि स्पीड कम हो रही है। तो ये पहले मैंने एक बात आपको सामने कही ना, फिर मजीद एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ और ग्राफिकली भी समझाता हूँ। अब देखिए ये छोटा सा ग्राफ बनाया मैंने, सही है। ये छोटा सा जो ग्राफ है इसको आप देखिएगा ताकि आपको कुछ बात समझ आए। सबसे पहले हम ओरिजिन पे खड़े हुए थे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट से हमने जो है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन करने की वजह से मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव, मतलब +2 तक पहुंच गई, और आई एम द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। 0 से 2 सेकंड तक ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेट किया, 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन हो रही है, 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन हो रही है, और इन 2 सेकंड्स में एक्सेलरेशन होने की वजह से मुझे असल में जो है ना वो व्हाट्सएप पे सॉरी कॉल आ रही थी, इसमें डिस्ट्रैक्ट हो गया। लेट मी स्विच इट ऑफ, यस मोबाइल को मैं उल्टा करके रख देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ में मुझे फोकस करने थे, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, हाँ सवाल ये था सर एक्सेलरेशन, ईसा में सवाल सही समझा हूं, तुमने सवाल गलत लिखा था, डिसेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखो, एक्सेलरेशन है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, तो इस वक्त में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिसेलरेशन,
आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। सही है। तो अगर हमारी स्पीड कम हो रही है तो हम क्या कहते हैं यूजुअली, द ऑब्जेक्ट इज डीसेलेरेटिंग, राइट? दिस इज व्हाट वी से। जब स्पीड कम हो रही है तो हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज डीसेलेरेटिंग। और जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, ये बताओ। इज एक्सेलरेशन अ वेक्टर क्वांटिटी? अब अब अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है, लेफ्टवर्ड चल रहा है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। वेक्टर क्वांटिटी है, डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। अब एक हुआ ये कि स्पीड कम हो रही थी, उस वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव थी, नेगेटिव होनी चाहिए। स्पीड कम होने की वजह से हर बच्चा कहेगा कि सर एक्सेलरेशन नेगेटिव में जानी चाहिए, और डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में जानी चाहिए। तो दो ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव होनी चाहिए। ये इन दोनों को माइनस माइनस की वजह से, दोनों चीज दो माइनस जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो नाउ दिस इज प्लस ए, जो वैल्यू आएगी ना, ए का जो आंसर आएगा ना, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी ना, वो पॉजिटिव आएगी। नाउ दिस इज द मोस्ट ट्रिकीस्ट पार्ट इन काइनेमेटिक्स, द मोस्ट ट्रिकीस्ट पार्ट। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है। मैं मिसाल देता हूँ ग्राफ से ताकि आपको बात समझ आए। ये आपके सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। स्पीड आपकी, वेलोसिटी आपकी 0 से लेकर 2 तक चली गई। सही है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जब वेलोसिटी 0 से 2 तक गई तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है। अभी राइट लेफ्ट की बात करते हैं, अप डाउन की बात नहीं करते। सही है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है। अच्छा, अब जरा बताएं, राइटवर्ड्स डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब राइट जा रहा है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव। सही है। तो यहां याद रखें, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो यहां पर ए हमारा पॉजिटिव है। सही है। ये आप, ये वाली बात हर किसी को समझ आ जाएगी। अब देखें, ग्रेडियंट पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अच्छा, अब यहां से यहां तक जरा देखिएगा, ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन में क्या हो रहा है, ए इज नेगेटिव। यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन वाज पॉजिटिव, और यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब जरा देखिएगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। हर बच्चे को ये बात पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन देता है। एवरीवन नोज दिस, यस और नो? द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, एवरीवन नोज दिस, राइट? चलेंगे, जबरदस्त। अभी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, इसकी एक्सेलरेशन, इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब ग्रेडियंट नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एवरीवन एग्रीज, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। चलें, जबरदस्त, ये भी एग्री कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा, यहां से यहां तक मामला देखिए, थ्रू आउट ग्रेडियंट नेगेटिव है ना, तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव है। अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक मामला देखिए, यहां से यहां तक क्या मामला हो रहा है कि स्पीड जो है आपकी, मिसाल है 5 मीटर पर सेकेंड से जीरो हो रही है, कम हो रही है स्पीड। स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन के अंदर अभी तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर मैं इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का बात करूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी कर लेते, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी। सही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं भाई, ए से बी तक क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम ए टिल बी। ए टिल बी में क्या मामला आपको नजर आ रहा है, ए टू बी में आपको नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट इज डीसेलेरेटिंग। ए टू बी का मामला देखो और बी टू सी का देखो, दोनों में क्या फर्क आ रहा है। ए टू बी और बी टू सी दोनों में एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर आप ए से लेकर बी तक देखो, नहीं, ये टर्मिनोलॉजी गलत है, ये बात गलत है कि बी से लेकर सी तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये कहना गलत है। एक्सेलरेशन तो भाई पूरी थ्रू पूरी एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट तो सेम ही होता है ना।
जब एबीसी एक लाइन है उसका ग्रेडियंट तो सेम ही है, उसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, एक समझना एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, ये एक लॉक हो गई बात, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। gradient of velocity time graph gives us acceleration, and if the gradient is negative the acceleration will too be negative. Now from A till B acceleration was negative and the object in fact was decelerating, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी कम हो रही है लिहाजा ऑब्जेक्ट डिसेलेरेट हो रहा है। तो यहाँ ए नेगेटिव है, लेकिन ए नेगेटिव से मेरे जहन में जो आ रहा है, यहाँ ए नेगेटिव होने की वजह क्या है कि स्पीड जो है कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड कम हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड कम हो रही है, ये वाली बात। पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड कम हो रही है, ये वाला ए है। ए से बी में ये वाला ए आ रहा है, ए टू बी में ये वाला ए इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा बी से सी देखते हैं, तो वेलोसिटी आपकी 0 थी, अब -5 हो गई, तो बी से सी में क्या हुआ, 0 से -5 हो गई। तो मुझे जरा बताएं 0 से -5 होने का मतलब स्पीड बढ़ी है या कम हुई है? बेटा 0 से -5 का मतलब स्पीड बढ़ी है, स्पीड इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? स्पीड की बात कर रहा हूं, बहुत गौर से सुने। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, आई एम आस्किंग क्या बी से लेकर सी तक स्पीड इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? एवरीवन टू पार्टिसिपेट भाई, कम ऑन, चैट पे सब भर दे मैसेजेस। तो इसका मतलब ए से बी में स्पीड जो है, ए टू बी जो है स्पीड डिक्रीज हुई थी, और बी से सी में स्पीड जो है वो इंक्रीज हुई है, ये सब मानते हैं। अब स्पीड इंक्रीज हुई है लेकिन नेगेटिव क्यों है फिर? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो अगर स्पीड इंक्रीज भी हो रही है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। अब बी से सी में क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो बच्चा बोलेगा ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, और अगर ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड तो, अगर ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग है तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बी से सी में हालांकि स्पीड बढ़ रही है और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, फिर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव ग्रेडियंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो एक्सेलरेटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन गिव्स द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जिस तरह एक्सेलरेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन गिव्स अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, सिमिलरली deceleration in the negative direction gives a positive value of acceleration. So acceleration in the negative direction gives us negative acceleration, and deceleration in the negative direction gives us positive acceleration. अगर वो ग्राफिकली दिखाऊं तो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाली चीज, ये वाली। अच्छा टाइम नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, तो आगे भी ग्राफ मैंने बनाया हुआ होगा, ये वाला पार्ट, इस वाली पार्ट की बात कर रहा हूं। अगर ये मिसाल है, ये ग्राफ है, ये चीज। अब अगर आप देखेंगे तो इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है, एक्सेशन पॉजिटिव है, बट होता क्या है, आपकी -5 से -2 हो रही है वेलोसिटी, तो ते रखा जाए तो स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड कम हो रही है, उसके बावजूद भी एक्सेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई। बिल्कुल, अब सेंस बन रही है। अब मुझे बताएं, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है, क्या ये बात सबको समझ आई है? देखिए ये मैंने कहा ना, ये बड़ा समझने वाला पार्ट होता है कॉन्सेप्चुअली, कोई रट्टा नहीं मार सकते हम यहाँ पर, हमें समझना पड़ेगा। सही है, जबरदस्त, चले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब देखिए, काइनेमेटिक्स में मुख्तलिफ केसेस होते हैं, तो मैंने इसको मुख्तलिफ केसेस में, मतलब वैसे तो चीज़ें काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं, एक साथ ही सवाल आ रहा होता है बाज़ों का, लेकिन इसमें 3 केसेस में मैंने डिवाइड किया है। एक केस है जिसमें, जिस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, एक केस है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, और एक केस है जिसमें एग्जामिनर स्केचेस की बात करता है। जब स्केचेस की बात करता है, उसमें उस स्केचेस के अंदर भी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात स्केचेस में कर्व्स होते हैं तो वहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, और अगर स्ट्रेट लाइंस होती हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। तो यूजुअली
तीन किस्म के सवाल आते हैं। एक वो सवाल आता है जिसके अंदर एग्जामिनर हमें एक्सप्रेशंस देता है, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन देता है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देता है, या फिर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देता है। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन देता है, या वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देता है, या एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देता है। सही है। एस वी ए, तीन चीजें ना, इन तीनों के हमें एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं। एस वी ए के हमें एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं। तो एस का दिया जाता है, या वी का दिया जाता है, या ए का दिया जाता है। तो आपने ये सीक्वेंस याद रखनी है, विच इज एस वी ए। और जब याद रखें कि आपको जब भी एक्सप्रेशन दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया जाए, या वेलोसिटी का दिया जाए, या एक्सेलरेशन का दिया जाए, तो आप समझ जाएंगे कि ये वो केस है जिसमें एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रही है मोशन से। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है ना, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होता है, जो जो केस टू है। मैंने इसको तीन केसेस में डिवाइड किया है। केस वन जो है, ये वो केस है जिसमें एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। और कैसे पता चलता है सर कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है? तो मिसाल है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2t माइनस टी स्क्वायर, या वॉट सो एवर द एक्सप्रेशन इज। तो इफ t इज 1, देन एक्सेलरेशन इज 2। फिर जब t बढ़ रहा है, t चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। as t changes, acceleration will also change. So when the acceleration is changing, this means it is not constant. And when acceleration is not constant, the equations of motion cannot be used. ये बात हम जानते हैं फिजिक्स में भी, कि इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो अगर मुझे एक्सप्रेशन दे दिए जाएं, तो उस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, तो उस केसेस में एग्जामिनर चाहता है कि मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करूं। याद रहे, ये मैकेनिक्स में जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, दिस इज विद इन द स्कोप ऑफ P1। जो मैकेनिक्स एएस में दे रहा है, उसने भी P1 में ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस लेवल की पढ़ ली होती है, और जो A2 में दे रहा होता है उसने तो फिर बहुत आगे तक की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ ली होती है, बट इतनी हाई फाई नहीं लगती मैकेनिक्स, क्योंकि एएस A2 दोनों में देना अलाउड है, लिहाजा जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का स्कोप है वो P1 वाला है। तो ये वो कैटेगरी है एक्सेशन नॉट कांस्टेंट वाली, जिसमें हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यूज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स कंसर्निंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, दिस द सीक्वेंस दैट वी नीड टू रिमेंबर इज SVA. If we have been given the expression for displacement and we need the expressions for velocity and acceleration, तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये सीक्वेंस याद रख लें, SVA, 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 सीक्वेंस जहन में बैठा लें। S is displacement, V is velocity, A is acceleration। तो S अगर दिया हुआ है और V निकालना है, और फिर V आ गया है और A निकालना है, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन द सीक्वेंस। तो SVA सीक्वेंस में अगर हम फॉरवर्ड जाते हैं तो हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। और अगर मिसाल मुझे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दे दिया जाए, तो मुझे बैकवर्ड्स आना पड़ेगा, और बैकवर्ड्स का मतलब होगा आई विल हैव टू इंटीग्रेट। दिस इज व्हाट इज रिटन, टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम S टू A, S से A तक फॉरवर्ड जाना हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम S टू A वी डिफरेंशिएट, and to move backwards from A till S, to move backwards from A to S we integrate। तो फॉरवर्ड जाना डिफरेंशिएशन है, बैकवर्ड्स आना इंटीग्रेशन है। सही है, फॉरवर्ड जाना डिफरेंशिएशन है और बैकवर्ड्स आना इंटीग्रेशन है। S इज इक्वल टू FT का मतलब S इज अ फंक्शन ऑफ T। S जब लिखा होगा तो इन टर्म्स ऑफ T लिखा होगा। यूज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स कंसर्निंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। So displacement as a function of t, velocity expressed as a function of t, and acceleration as a function of t। s दिया हुआ है, v निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, एक दफा डिफरेंशिएशन हो गई, v आ गया, सेकंड दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक दफा इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। ये बात हम जानते हैं, इंटीग्रेशन करने पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। फिर एक दफा मजीद इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा, और एक और दफा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कोई डाटा सवाल में मौजूद होता है जिसके थ्रू इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है। इस पर हम आराम से सुकून से बात करेंगे, ये चीज हम सवाल के साथ भी अच्छी तरह से देखेंगे। तो एस इज द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स,
v is the velocity in meter per second, a is the acceleration in meter per second square and t is the time in second. अच्छा, अगर मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो अगर मुझे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना है तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालना है तो मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो फॉरवर्ड जाने के लिए आई विल डिफरेंशिएट और बैकवर्ड जाने के लिए आई विल इंटीग्रेट। एस दिया हुआ है तो डबल डिफरेंशिएट करके ए तक पहुंचूंगा, ए दिया हुआ है तो डबल इंटीग्रेट करके एस तक पहुंचूंगा। दो स्टेप्स नहीं होगा, फॉरन एक स्टेप पे नहीं होता, डबल इंटीग्रेट स्टेप बाय स्टेप होता। पहली इंटीग्रेशन वी पे ले जाएगी, दूसरी इंटीग्रेशन एस पर ले जाएगी। सिमिलरली पहली डिफरेंशिएशन एस से वी पर ले जाएगी और दूसरी डिफरेंशिएशन वी से ए पर ले जाएगी। और अगर वी पे मौजूद होंगे तो डिफरेंशिएट करके ए पे पहुंच जाएंगे और इंटीग्रेट करके एस तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, फिर एक दो लाइन लिखी हुई है, इन काइनेमेटिक्स द टाइम टी इज ऑलवेज डिफाइंड। फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल टी सेकंड्स आफ्टर लीविंग ओ इज 2t स्क्वायर माइनस 5t। दिस मीन्स दैट एट द पॉइंट ओ टाइम इज जीरो। जब भी काइनेमेटिक्स का सवाल आता है तो एग्जामिनर हमें टाइम डिफाइन करता है। भाई टाइम जो है, अगर इस तरह के एक्सप्रेशन दिए होते हैं तो उसमें टी इन्वॉल्व होता है, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि टाइम शुरू कब हो रहा है, तो वो मुझे इस तरह से बयान करता है। the expression for the velocity of a particle, बल्कि expression का लफ्ज नहीं लिखता, the velocity of a particle t seconds after leaving O is 2t square minus 5t। इसका मतलब मुझे v दिया हुआ, v का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2t square minus 5। अभी जो t इसमें आपको नजर आ रहा है, ये t क्या है, तो उसने डिफाइन कर दिया t seconds after leaving O। अब ये जो बात लिखी है ना, t seconds after leaving O, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है O से निकलने के बाद। ओ से निकलने के बाद, तो जब ऑब्जेक्ट ओ पे मौजूद था उस वक्त टाइम क्या होगा? उस वक्त जीरो होगा, क्योंकि स्टॉप वॉच मैंने शुरू ही तब की जब ऑब्जेक्ट ने ओ को छोड़ा, ओ को लीव किया। जब तक पार्टिकल ओ पे खड़ा हुआ था टाइम शुरू ही नहीं किया मैंने। ओ को, या पीछे से आ रहा था ऑब्जेक्ट और ओ से गुजरा, जैसे ओ से गुजरा मैंने स्टॉप वॉच शुरू कर दी, तो ओ से निकलने के बाद टाइम शुरू हुआ, तो ओ पर अज्यूम किया जाएगा कि उसका टाइम जीरो, एट ओ टाइम इज जीरो। तो अगर एग्जामिनर बयान कर रहा है द वेलोसिटी टी सेकंड्स आफ्टर लीविंग ओ, टी सेकंड्स आफ्टर लीविंग ओ से निकलने के बाद टाइम शुरू हो रहा है, इसका मतलब एट ओ, एट पॉइंट ओ द टाइम इज जीरो। इसीलिए मैं कहता हूं द काइनेमेटिक, इन काइनेमेटिक्स द टाइम टी इज ऑलवेज डिफाइंड। टाइम हमेशा डिफाइन किया जाता है कि भाई कब से टाइम शुरू हो रहा है, किस पॉइंट को लीव करने के बाद टाइम शुरू हो रहा है। एट द पॉइंट ओ द टाइम विल बी जीरो। सही है। अच्छा, अब देखें, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये वही बात है जो मैं बता चुका कि एस अगर दिया हुआ है तो वी और ए पे आने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इफ एस इक्वल्स फंक्शन ऑफ टी, देन टू फाइंड वी, क्योंकि सीक्वेंस में एस पहले था फिर वी है फिर ए है, तो वी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एस वाला जो एक्सप्रेशन दिया उसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि जो वेरिएबल है वो टी है ना, इन टर्म्स ऑफ टी है सब कुछ, तो इसलिए डिनोमिनेटर में टी आ रहा है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डी एस बाई डी टी। अच्छा, जब वेलोसिटी मेरे पास आ गई तो अब एक्सप्रेशन तक जाने के लिए डी वी बाई डी टी। तो एस को डिफरेंशिएट करूंगा, डी एस बाई डी टी आएगा, उसको हम कहेंगे वी, और v को डिफरेंशिएट करूंगा, dv अपॉन dt आएगा, उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर मैं एस वी ए की सीक्वेंस में a मुझे दे दिया जाए, इफ एक्सेलरेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम और a इज अ फंक्शन ऑफ t, a इज अ फंक्शन ऑफ t, और मुझे v पे जाना है, मैं एक दफा इंटीग्रेट करूंगा, तो आई विल राइट v इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t, v इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t। a को इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, और अगर v को इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t तो s मिल जाएगा। तो v निकालने के लिए a को इंटीग्रेट करेंगे, और जब v आ चुका होगा तो v को इंटीग्रेट करेंगे तो उससे s आ जाए। तो ये वही बात जो मैंने आपको बताई थी, ये बात आपके सामने लिख दी गई। नोट, इफ वी आर फाइंडिंग एन एक्सप्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रल, अगर हम एक एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, इफ वी आर फाइंडिंग एन एक्सप्रेशन दैट इज वी आर फाइंडिंग एन इनडेफिनिट इंटीग्रल। याद रखें, एक इंटीग्रेशन होती है विद लिमिट्स। इंटीग्रेशन में जब हम एरिया या वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं तो वो डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है, जिसमें लिमिट्स भी होती हैं, लोअर लिमिट भी होती है, अपर लिमिट भी होती है, कि भाई 0 से लेकर 5 तक या 1 से लेकर 4 तक, तो वो कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको सिखाया जाता है कि उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। लेकिन अगर हमें कभी एक्सप्रेशन निकालना है
तो फिर हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर ब जरूर लेना पड़े। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो ही हो जाती, लेकिन हमेशा तो जीरो नहीं होती। तो हमारी आदत हमेशा ये होनी चाहिए कि जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब लिमिट्स नहीं है और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो इस वक्त आपको मैंने बता रहा था कि अगर आपको ए दिया हुआ है और वी निकालना है, या वी निकालना है, वी दिया हुआ है और ए एस निकालना है, तो आप इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आपको अक्सर एक्सप्रेशन पूछा जाता है। और जब आपको एक्सप्रेशन पूछा जाता है तो आपको इंटीग्रेट करके प्लस सी लेना पड़ता है। इफ वी आर फाइंडिंग एन एक्सप्रेशन indefinite integral, the constant of integration c must be added, the initial data given in the question must be used to find c। अब अक्सर बच्चे ना सी निकालने के लिए कंफ्यूज होते हैं, तो सवाल में अक्सर डाटा मौजूद होता है। जैसे एक डाटा है कि भाई when time was zero the object started from rest, particle started from rest, ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट रेस्ट से हुआ था। इसका मतलब जब स्टार्ट हो रहा था तो टाइम वाज जीरो और वो रेस्ट पे था, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो। तो टी जीरो पे वेलोसिटी जीरो, ये एक फैक्ट है। तो जब हम ए को इंटीग्रेट करेंगे और वी आएगा, वी निकालने के लिए जब हम ए को इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस सी आएगा। इस प्लस सी को निकालने के लिए हम टी इक्वल टू जीरो, वी इक्वल टू जीरो इस्तेमाल करेंगे, अगर ये बात बताई गई है कि पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। सिमिलरली अगर मुझे बताया जाए कि डिस्प्लेसमेंट हमें ओ से निकालनी है एंड पार्टिकल वाज एट ओ व्हेन टाइम वाज जीरो, इनिशियली द पार्टिकल वाज एट ओ, जब स्टार्ट हुआ तो वो ओ पे ही था, इसका मतलब टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अगर वी को इंटीग्रेट करेंगे, वी को इंटीग्रेट करके जो एस आएगा उसके लिए प्लस सी निकालने के लिए हम टी जीरो पे एस जीरो लेंगे तो मेरे पास प्लस सी आ जाएगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ डाटा इस तरह का होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें प्लस सी कैसे निकालना, ये चीज सवाल में क्लियरली मेंशन्ड होती है। हमें बस थोड़ा सा सर्च करके ढूंढना होता है, और विद पैसेज ऑफ टाइम जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हमें ये चीज खुद क्लिक होगी इंशाल्लाह। सही है। तो इफ यू आर फाइंडिंग एन एक्सप्रेशन द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी एडेड, द इनिशियल डाटा गिवन इन द क्वेश्चन मस्ट बी यूज्ड टू फाइंड, वो डाटा आपको ढूंढना है, सवाल में मौजूद होता है। अच्छा, इफ वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय यूजिंग लिमिट्स, the constant of integration must not be added. However, care must be taken when using limits as this method is not always applicable. अब ये जो लिमिट वाली बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मिसाल है ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और ये चीज है कि ये पॉइंट है ना, ये मैं फॉरन हर चीज फॉरन से आपको नहीं समझ आएगी। जब हम सवालात भी कर रहे होंगे ना पास पेपर के, तो उससे मजीद चीजों की क्लैरिफिकेशन इंशाल्लाह होगी, मजीद चीजें आपके सामने आएंगी और मोर क्लैरिफिकेशन, गेट मोर क्लैरिफिकेशन ओवर दैट, ज्यादा आपको समझ आएगा इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हर चीज फौरन नहीं समझ आ सकती, कुछ चीजें ऐसी हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह। अब देखें, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ कि मिसाल है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर स्टार्ट हुआ एक पॉइंट से, एक पॉइंट से स्टार्टिंग हुई और वो पॉइंट था पॉइंट ओ, और पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक की डिस्टेंस निकालनी है। अगर पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक मुझे डिस्टेंस निकालनी है, और आपको ये बात पता है कि ये 5 सेकेंड्स का ड्यूरेशन है जिसके दरमियान आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो अब ये बात समझ लें कि 5 सेकेंड्स में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या उस 5 सेकेंड्स में उसने यूटर्न लिया है? अगर उस 5 सेकेंड में उसने यूटर्न नहीं लिया, तो आप याद रखें कि अगर आप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं एस निकालने के लिए, तो आप डायरेक्टली आप 0 से लेकर 5 तक लिमिट्स ले सकते हैं, अगर इफ यू नो दैट देयर आर नो यूटर्न्स। नो यूटर्न अगर है, आपको पता है, तो अब आप एस निकालने के लिए वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 till 5, यू विल इंटीग्रेट वी विद रिस्पेक्ट टू टी। सही है। तो अगर अगर वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगी, लेकिन अगर आप लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट करोगे तो प्लस सी नहीं लेंगे हम, फिर डायरेक्टली आपके पास एस की वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशन नहीं आएगी। तो याद रखें, अगर आपसे एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है, अगर आपको एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है, तो उस केस में तो 100% आपको जो है वो बगैर लिमिट्स के इंटीग्रेशन करके प्लस सी लेना होगा और प्लस सी की वैल्यू निकालनी होगी।
बट अगर आपसे प्लस सी की वैल्यू नहीं पूछी जा रही और मतलब एक्सप्रेशन नहीं पूछा जा रहा, और बल्कि आपसे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पूछी जा रही है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछी जा रही है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की ही इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस निकालते हैं। ये आप देखेंगे बहुत सारे सवाल हैं जिसमें ये एक्टिविटी होती है कि एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का होता है लेकिन निकालनी डिस्टेंस होती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ राइट ही जा रहा है और पहले 5 सेकंड में जिस दौरान हमें डिस्टेंस निकालने का कहा गया है उस दौरान उसने कोई यूटर्न नहीं लिया, तो उस केस में हम डायरेक्टली वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 till 5, और हमें प्लस सी निकालने की जरूरत नहीं है ना एस का एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत है, बल्कि डायरेक्ट उससे मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो यही बात लिखी हुई है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इफ यू आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग लिमिट्स, और हम लिमिट्स ले रहे हैं, तो लिमिट्स लेने का मतलब वो डेफिनेट इंटीग्रल बन गया, प्लस सी निकालने की जरूरत नहीं है। द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी मस्ट नॉट बी एडेड, प्लस सी निकालने की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। However, care must be taken when using limits as this method is not always applicable। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को बगैर लिमिट वाला तरीका सिखाऊं, तो जब लिमिट्स की आदत हो जाती है और अचानक एक्सप्रेशन पूछा जाता है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको एक्सप्रेशन निकालने में दिक्कत परेशानी होती है। जहां लिमिट्स लग भी रही होती है मैं जान करके अक्सर नहीं लगाता, इस बात की प्रैक्टिस करवाने के लिए कि भाई तुम एक्सप्रेशन निकालो, ताकि एक्सप्रेशन जब निकलेगा तो एक्सप्रेशन निकालने की जब आदत होगी तो जब एक्सप्रेशन पूछा भी जाएगा तो तुम्हें मसला नहीं होगा। अब अगर मिसाल है 0 से 5 के दरमियान वो कई दफा यू टर्न लिया उसने, कभी राइट है कभी लेफ्ट है फिर यहाँ है फिर दाएं है फिर बाएं फिर बाएं, फिर वो यहाँ पहुंच गया। कभी सारे डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इतनी सारे, एक डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस है, तीन डिस्टेंस है, चार डिस्टेंस है, पांच डिस्टेंस है, सारे डिस्टेंस में कैसे निकालूं। तो अब उसके लिए मैं, अगर 0 से 1 के दरमियान यू टर्न है, 1 के बाद यू टर्न है, तो 0 से 1 तक अलग लिमिट्स लगेंगी, 1 से 3 तक अलग लगेंगी, 3 से 5 तक अलग लगेंगी, डिपेंडिंग कि वो कहाँ का यू टर्न ले रहा है। तो याद रखें, ये बात मैं भी आपको बताने भी जा रहा हूँ, अगला हेडिंग भी यही है, फाइंडिंग द टोटल डिस्टेंस व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड है तो मुझे उसको इस्तेमाल करते हुए टोटल डिस्टेंस निकालनी होगी, और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैं किस तरह से उस डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूंगा, ये बात मुझे अभी आपको सिखानी है। ये इंपॉर्टेंट बात है इस एस्पेक्ट में, केस नंबर 1 में भी हमें, और केस 1 की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। तो मैंने खाली इतना बताया कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो बिटवीन 2 पॉइंट्स और आपको पता है कि यूटर्न नहीं लिया गया, तो उस केस में आप लिमिट्स ले सकते हो, इसीलिए लिखा हुआ है केयर मस्ट बी टेकन व्हेन यूजिंग लिमिट्स एज दिस मेथड इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। ऐसा ना हो कि 0 से 5 के दरमियान बहुत दफा यूटर्न लिया गया और आप 0 से 5 तक लिमिट्स लगा दो। अगर आपने अगर आपने 0 से 5 तक लिमिट्स लगा दी उस केस में, जिस केस में 5 सेकंड में कई दफा यूटर्न लिया गया, तो फिर आपकी डिस्टेंस नहीं आएगी बल्कि आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी और वो गलत आंसर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर वाज़ेह तौर पे मेंशन कर दिया गया कि भाई जब भी तुम्हें लिमिट्स ले रहे हो तो बड़ा केयरफुल हो जाओ, क्योंकि ये मेथड हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो चीज़ हमेशा एप्लीकेबल नहीं है उसको अवॉइड करते हुए हम हमेशा अक्सर जो है मैं आपको जो मेथड सिखाऊंगा उसमें प्लस सी निकालने वाली अप्रोच सिखाऊंगा, ताकि आपकी आदत बने और जब एक्सप्रेशन निकालना हो तो भी आप निकाल सकें। अगला पॉइंट इस बात को मजीद क्लियर कर देगा इंशाल्लाह। केस नंबर 1 को आज इंशाल्लाह हम एंड कर देते हैं। अगला पॉइंट इस बात को मजीद क्लियर कर देगा, और वो पॉइंट है फाइंडिंग द टोटल डिस्टेंस व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब या तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन पहले से दिया हुआ है, या डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन पहले से दिया हुआ है, या फिर आपने ए को इंटीग्रेट करके वी निकाला, वी को इंटीग्रेट करके एस निकाला, किसी तरह आपने वेलोसिटी, किसी तरह आपने जो है डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालनी। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, you have to find out all the possible values of time when the object took a U-turn। टाइम की हर वो वैल्यू निकालना जरूरी है जिस टाइम पर ऑब्जेक्ट ने यूटर्न लिया। इसीलिए मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन की है कि अगर एक्सप्रेशन के डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अ टेबल इन सच अ केस। किस तरह टेबल बनता है मैं आपके सामने अभी बात रखता हूँ। ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अ टेबल इन सच अ केस and incorporate in that table those values of time at which velocity is 0। और उस टेबल में टाइम की उन वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करें जिन वैल्यूज ऑफ टाइम पर वेलोसिटी 0 है। अच्छा, वेलोसिटी 0 का मतलब यूटर्न लिया गया, याद रखिए, as those are the times when the object takes a U-turn। अब मिसाल ले, अगर एक बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो वो डिसेलेरेट करता है, फ्री फॉल मोशन की वजह से वो
ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो डिसेलरेट करता है और मैक्सिमम पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे ही वेलोसिटी जीरो होती है बॉल नीचे आना शुरू हो जाती है, मतलब उसका क्या हो जाता है, यू टर्न। तो ये एक उसूल है, ये एक अजम्पशन है कि यू टर्न पे वेलोसिटी जीरो होती है। हालांकि आप बोलोगे जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, जब मैं यू टर्न लेता हूँ तो मैं रेस्ट पे तो नहीं आता, मैं तो गाड़ी मुसल से चला रहा होता हूँ। तो देखो, एक होता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड और एक होता है थ्योरेटिकल वर्ल्ड। इस वक्त हम थ्योरेटिकल वर्ल्ड में मौजूद हैं, मतलब हम प्रैक्टिकली हर चीज को नहीं देख पा रहे। तो कुछ अजम्पशंस होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ काइनेमेटिक्स में ये अजम्पशन है कि यू टर्न पे वेलोसिटी जीरो होगी। जब भी ऑब्जेक्ट यू टर्न ले रहा है उस वक्त उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब आप सोचो, आप जिस लाइन में जा रहे थे उसी लाइन में आपको वापस आना है, तो आप कैसे आओगे? पहले ब्रेक लगेगा फिर रिवर्स आना शुरू हो गया ना। समझ लो गाड़ी जा रही थी एक लाइन में, आपने ब्रेक लगाए, रुक गया, उसके बाद ही तो रिवर्स आओगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आगे जाते जाते फौरन रिवर्स हो जाए? ऐसा तो नहीं होता। पहले आगे जाते जाते पहले ब्रेक लगता है, तो उसके बाद रिवर्स होती है गाड़ी। तो यही समझ लें कि आप सीधे लाइन में जा रहे थे, अपने ब्रेक्स दबाए, वेलोसिटी जीरो हुई, फिर आप रिवर्स आना शुरू हो। क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, वन डायमेंशन ओनली, हमें सिलेबस के मुताबिक कवर करना है, तो कुछ एजम्पशंस करनी है। तो याद रखें, डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन से डिस्टेंस निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि जितने सेकंड्स में हमसे डिस्टेंस मांगी गई उतने सेकंड्स में कितनी दफा ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया है। तो यू टर्न के टाइम्स निकालने के लिए, जिन जिन वैल्यूज ऑफ टाइम पे यू टर्न लिया गया, उन टी की वैल्यूज को निकालने के लिए आपको वेलोसिटी को इक्वेट टू जीरो करना पड़ेगा। वी को आप इक्वेट टू जीरो करोगे तो आपको टाइम पता चलेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आपके पास है, अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी आपके पास है, नहीं है तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा एस को डिफरेंशिएट करके। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो होगा उसको इक्वेट टू जीरो करेंगे, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को इक्वेट टू जीरो करेंगे तो टाइम की वो वैल्यूज आ जाएंगी जिसपे वेलोसिटी जीरो। और फिर एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल पे उन टाइम की वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ जरा गौर से सुनिएगा। ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अ टेबल इन सच अ केस एंड इनकॉर्पोरेट इन दैट टेबल दोज वैल्यूज ऑफ टी एट विच वेलोसिटी इज जीरो। उस टेबल में हमें वो वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करना है जिसपे वेलोसिटी हमारी जीरो है, एज दोज आर द टाइम्स व्हेन द ऑब्जेक्ट टेक्स अ यू टर्न। क्योंकि ये वो टाइम होते हैं जिस वक्त ऑब्जेक्ट क्या ले रहा होता है, यू टर्न ले रहा होता है। तो हमारी यू टर्न पे अजम्पशन ये है कि यू टर्न पे वेलोसिटी जीरो होती है। ये अजम्पशन आप ध्यान में रखिएगा। If the object does not take a U-turn, then to find the distance between 2 points, limits can be applied while we are integrating the expression of velocity. If the object does not take a U-turn, if the object does not take a U-turn, then to find the distance between 2 points, limits can be applied while we are integrating the expressions of velocity. अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट ने यू टर्न नहीं लिया थ्रू आउट, 5 सेकंड में डिस्टेंस निकालने का कहा गया और 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया ही नहीं, मिसाल है वेलोसिटी जीरो करने पे टाइम 10 आ रहा है और आपसे डिस्टेंस मांगी गई थी इन द फर्स्ट 5 सेकंड या फर्स्ट 8 सेकंड या फर्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस मांगी गई है, तब आप डायरेक्ट लिमिट्स ले सकते हो। क्योंकि आपको पता है यू टर्न 10 सेकंड में आपको डिस्टेंस मांगी गई है और 10 सेकंड में तो यू टर्न हुआ ही नहीं, तो अब मसला नहीं है। लेकिन अगर 10 सेकंड तक आपकी डिस्टेंस मांगी गई है, उन 10 सेकंड में आप देखेंगे पहले 10 सेकंड में वेलोसिटी जीरो टाइम 2 पे भी हो रही है, 5 पे भी हो रही है, 7 पे भी हो रही है, इसका मतलब अब उन टाइम की वैल्यूज को भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको सही डिस्टेंस का पता चलेगा। If the object does not take a U-turn, then to find the distance between 2 points, limits can be applied while we are integrating the expression of velocity. Velocity का expression दिया हुआ है, integrate करके s का expression निकालना जरूरी नहीं होगा, लिमिट्स लगा के डायरेक्ट s की वैल्यू निकल सकती है, बट आई ऑलवेज रिकमेंड टू फाइंड द एक्सप्रेशन एंड देन कॉन्सेप्चुअली टाइम की वैल्यू डाल के डिस्प्लेसमेंट निकालें। बट हाँ, जब लिमिट्स लग सकती है तो क्यों ना लगाएं, तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कहाँ लिमिट लग सकती है और कहाँ नहीं लग सकती। तो मैंने एक मिसाल दी कि मिसाल है, अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, हमें कहा जाता है डिस्टेंस ट्रेवल निकालो इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। मिसाल है, हमसे कहा जाता है डिस्टेंस ट्रेवल निकालो इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे पता है? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो हम इंटीग्रेट करके डायरेक्ट 0 से 4 नहीं कर लेंगे। अगर हम ये करेंगे ना कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 till 4 और एस निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, डिस्टेंस नहीं आएगी। हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालनी। तो अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स कहा जा रहा है तो हम सबसे पहले वेलोसिटी जीरो करेंगे। वेलोसिटी जीरो करके मिसाल है हमारे पास टाइम की दो वैल्यूज आती है, एक टाइम 2 आ जाता है, एक टाइम 3.5 आ जाता है। अब हम एक टेबल बनाएंगे,
ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अ टेबल। अभी जो मैंने टेबल यहाँ पर बनाया है ना, वो टेबल बेसिकली ये इसी टेबल की बात हो रही है कि भाई ये टेबल बना लो आप, एक आप टेबल बनाओ। और टेबल के अंदर आप ये टेबल जो इस तरह का मैं टेबल कह रहा था, ये टेबल आप इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दोगे तो टेबल बन जाएगा। मैंने इसको टेबल का रुख नहीं दिया, फिलहाल क्लैरिटी खराब हो रही है, लेकिन टेबल बनाने का मकसद ये है कि आप टी और एस का एक टेबल बना लो। ये बात कर रहा हूँ, ये टेबल, टेबल बन गया। अच्छा, अब इस टेबल में कौन कौन सी टी की वैल्यूज लेना जरूरी है ये समझ लें जरा। सबसे पहले आपको एस का एक्सप्रेशन निकालना होगा, तो एस निकाल लो इन टर्म्स ऑफ टी। तो वी को इंटीग्रेट करके एस निकाल लिया आपने। वी को इंटीग्रेट किया लेकिन वी पे लिमिट्स नहीं लगाई, इंटीग्रेट करते हुए लिमिट्स नहीं लगाई, क्योंकि आपको पता था कि यू टर्न भी आए बीच में और मैं अगर लिमिट्स लगाऊंगा तो मेरा आंसर गलत आए। तो आपने वी को इंटीग्रेट किया, एस आया प्लस सी आया, और आपने इंटीग्रेट नहीं किया, एस का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब एस के डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए आपको टोटल डिस्टेंस भी निकालनी है। अब क्या करोगे, पहले आपने वेलोसिटी जीरो करके टाइम की वैल्यूज निकालनी। अब टेबल में एक तो इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम लोगे जीरो, एक अगर पहले 4 सेकंड में डिस्टेंस मांगे तो टाइम 4 भी लोगे। तो हमेशा जीरो पे टाइम टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट चेक करोगे, टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट चेक करोगे, फिर जो फाइनल टाइम है उस पर डिस्प्लेसमेंट चेक करोगे, और बीच में और टाइम की कौन कौन सी वैल्यूज पे डिस्प्लेसमेंट चेक करोगे। जिन जिन टाइम की वैल्यूज पे वेलोसिटी जीरो हुई है उन वैल्यूज को भी टेबल में इनकॉर्पोरेट करना हो। तो आप देख सकते हैं टेबल में मैंने टाइम टू वेलोसिटी जीरो अगर टाइम टू और 3.5 पे है, ये सिर्फ मिसाल है। वेलोसिटी जीरो अगर टाइम टू और 3.5 पे, तो आपको टेबल में एक वैल्यू टाइम टू की नजर आ रही है, एक आपको नजर आ रही है 3.5। टेबल में टाइम की दो वैल्यूज नजर आ रही है, एक है 2 और एक है 3.5। उसके अलावा एक है इनिशियल टाइम और एक है फाइनल टाइम। तो अगर पहले 4 सेकंड में आपको डिस्टेंस मांगी गई है तो इनिशियल टाइम जीरो है, फाइनल टाइम 4 है, और जहां वेलोसिटी जीरो है वो वैल्यूज है 2 एंड 3.5, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो इनिशियल, फाइनल एंड टू वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच द वेलोसिटी वाज जीरो। तो कुल मिला के 4 वैल्यूज ऑफ टी हो गई। अच्छा, अब होगा क्या जरा सुनिएगा। एस आपका फंक्शन ऑफ टी, एस आ चुका है, यू हैव गॉट एस एज अ फंक्शन ऑफ टी, एस एज अ फंक्शन ऑफ टी आपके पास आ चुका है। अब क्या करोगे, टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, ये एजम्पशन बिल्कुल दुरुस्त नहीं। कोई अगर ये एज्यूम कर ले कि टाइम जीरो पे तो सर वो ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होगा, जहां से डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है वहीं होगा, नहीं। मैंने मिसाल दी थी ना कि अगर ऑब्जेक्ट ओ से डिस्प्लेसमेंट ओ से देखी जा रही है लेकिन ऑब्जेक्ट स्टार्ट ए से हो रहा है, टाइम जीरो पे वो ए पे मौजूद था। द टाइम स्टार्ट्स आफ्टर लीविंग अ पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए को लीव किया तो टाइम स्टार्ट हुआ, मतलब टाइम जीरो पे ऑब्जेक्ट ए पर मौजूद था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेजर हो रही है पॉइंट ओ से। यूजुअली ऐसा सवाल को सिंपल बनाने के लिए एग्जामिनर यूजुअली स्टार्टिंग पॉइंट को और पॉइंट फ्रॉम वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड को सेम रखता है। बट कॉन्सेप्चुअली ऐसे सवाल मौजूद होते हैं और आ सकते हैं आपके बारे में, और आते भी हैं कभी, जिसके अंदर जो है वो इन दोनों पॉइंट में फर्क होता है। तो डिस्प्लेसमेंट देखी किसी और पॉइंट से जा रही है और स्टार्टिंग पॉइंट कोई और है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट नेसेसरी दैट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट नेसेसरली द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड। इस चीज को ध्यान में रखें। इसीलिए मैंने कहा टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट का निकालना जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो नहीं होती। तो मिसाल है, मैंने एग्जांपल लिया, टाइम जीरो को जब मैंने डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में डाला तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 10। फिर मुझे पता है कि टाइम टू पे उसने यू टर्न लिया है, तो टाइम टू टू पे जब वो यू टर्न ले रहा था, तो उसने यू टर्न लिया है तो उसको भी मैंने डाला, डिस्प्लेसमेंट 25 आ गई। अब देखिए, इन 2 सेकंड्स के दरमियान तो कोई यू टर्न नहीं है ना, जीरो पे वो स्टार्ट हुआ और टू पे उसने यू टर्न लिया। तो इस यू टर्न लेने के दरमियान उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये इन दोनों वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस होगा, एस की दोनों वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस होगा, उससे हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट 10 थी स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियली ऑब्जेक्ट जब टाइम जीरो था तो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 10 थी, टाइम टू पर डिस्प्लेसमेंट 25 हो चुकी है। तो कितनी बड़ी है, तो जितनी बड़ी है या जितनी कम हुई है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का बढ़ना भी डिस्टेंस कवर्ड की वजह से होता है, और डिस्प्लेसमेंट का कम होना भी डिस्टेंस कवर्ड की वजह से। डिस्टेंस कवर हुई है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है ना। तो 10 से 25 हो गई, इसका मतलब 15 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई, तो 25 माइनस 10। अच्छा, फिर टाइम 3.5 पे ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 15 हो गई, कम हो गई, 25 से 15 हो गई। अब अगर डिस्प्लेसमेंट 25 से 15 हो गई तो डिस्प्लेसमेंट कम हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट कम हुई है तो क्यों कम हुई है, ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुई है तो कम हुई है। तो 25 से 15 के दरमियान डिफरेंस देखा तो +10 आ गया। तो 25 से 10 के दरमियान डिफरेंस इज डिस्टेंस कवर्ड, 25 से 15 के दरमियान
डिफरेंस इज अगेन अनदर डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा फिर टाइम 4 पे हमने देखा तो 20 पे पहुंच गया, तो 15 से लेकर 20 तक। अच्छा यू टर्न से पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी, यू टर्न के बाद 2 के बाद यू टर्न लिया गया तो डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गई। देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी, फिर यू टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गई, फिर डिस्प्लेसमेंट सॉरी फिर यू टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट दोबारा बढ़ना शुरू हो गई। तो ऐसे ही तो होता है, अगर पॉइंट ओ से डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है तो ऑब्जेक्ट अगर ए से स्टार्ट होकर राइट जा रहा है तो एस इज इंक्रीजिंग, जैसे यू टर्न लिया एस स्टार्ट टू डिक्रीज, क्योंकि वो टुवर्ड्स द पॉइंट ओ जा रहा है। फिर जैसे ही वापस यू टर्न लिया तो एस इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। तो हर यू टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट, अगर यू टर्न से पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी तो यू टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट कम होगी, सही। और यू टर्न से पहले, अगले यू टर्न से पहले अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रही थी तो यू टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी। इसे देखिए पहले बढ़ रही थी, यू टर्न के बाद कम हो रही है, फिर यू टर्न के बाद बढ़ रही है। तो 10 से इसका आसान तरीका ये है, इनिशियल वैल्यू टाइम ऑफ टाइम लें, फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम लें, इनिशियल वैल्यू लें, फाइनल वैल्यू लें, और वो वैल्यूज इंकॉर्पोरेट करें टाइम की जिस पे वेलोसिटी 0 है, तो वो है 2 एंड 3.5। तो 10 से 25 के दरमियान 15 मीटर ट्रेवल हुआ, 25 से 15 के दरमियान डिफरेंस लें तो 10 मीटर कवर हुआ, 15 से 20 के दरमियान डिस्टेंस लें तो 5 मीटर कवर हुआ। अब इन तीनों को आप ऐड कर लो, पहली डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस, तीसरी डिस्टेंस, 15 + 10 + 5 30 मीटर होगी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 4 सेकंड इज 30 मीटर। जी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग भी है और थिंकिंग भी रिक्वायर करता है। अब जरा मुझे बताएं कि क्या हमें डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस ट्रेवल निकालना आ रहा है, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। इस बात की जरा मुझे एक्नॉलेजमेंट दें, सबकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। एक्नॉलेजमेंट दें जल्दी से। अच्छा जरा इस रिक्वायरमेंट फोकस करें। कभी कोई एग्जामिनर पूछता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड यू टर्न एंड देन सबट्रैक्ट डिस्प्लेसमेंट एंड ऐड द वैल्यूज फॉर डिस्टेंस। जी बिल्कुल सही, ऐसा ही सही है, बात आपको समझ आ गई बिल्कुल। अच्छा अब देखें, हाँ कभी वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फोर्थ सेकंड, ये चौथे सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कवर हुई है, क्या करोगे? ये निकालने के लिए क्या करोगे? एक दफा t = 3 को डालोगे s के एक्सप्रेशन में, एक दफा t = 4 को डालोगे, यहाँ आपका S1 आएगा, यहाँ आपका S2 आएगा, और फिर S2 - S1 कर दो, या S1 - S2 कर दोगे, डिफरेंस ले लोगे मुझे। मैग्नीट्यूड ऑफ S2 - S1 मॉडुलस बना दिया, मतलब पॉजिटिव लेना है। तो अगर आपको कहा जाए कि फोर्थ सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो ये निकालो, तो टाइम 3 को डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में डालोगे, टाइम 4 को एक्सप्रेशन में डालोगे, और उसके बाद आएगा आपको। अच्छा अब अगर, हाँ अब देखें, अगर मिसाल है, अगर तो ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, अगर तो वेलोसिटी 0 भी 3 के 4 के दरमियान हो रही है तो फिर 3.5 को भी लेना पड़ेगा। अगर तो यू टर्न नहीं है 3 से 4 के दरमियान, यूजुअली जब वो सवाल पूछता है ना डिस्टेंस 7 इन द 4 सेकंड, तो यू टर्न नहीं होता। लेकिन अगर यू टर्न है 3 से 4 के दरमियान, यू टर्न है 3.5 पे मिसाल है, तो फिर मुझे 3, 3.5 और 4 लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ये T3 T4 तब लेंगे इफ नो यू टर्न। अगर टाइम 3 और टाइम 4 के दरमियान कोई यू टर्न नहीं है तो फिर हम T3 पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, T4 पे निकालेंगे और डिफरेंस ले लेंगे। बट अगर वेलोसिटी को 0 करके देखा और टाइम 3.5 आ गया, तो फिर टाइम 3 पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, टाइम 4 पे देखेंगे, सॉरी टाइम 3.5 पे देखेंगे और 4 पे देखेंगे।
एस की एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, एक वैल्यू यहाँ पर आएगी। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 1 होगी, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 2 होगी, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो अगर 4 सेकंड की बात करेगा तो इनिशियल होगा टाइम 3, फाइनल होगा टाइम 4, और अगर बीच में कोई यू टर्न नहीं है तो बस यही वैल्यू से काम हो जाएगा। बट अगर टाइम 3 इनिशियल है और टाइम 4 फाइनल है, इनके दरमियान कोई यू टर्न है जो v इक्वल टू 0 करके पता चल जाएगा, तो फिर टेबल बनाते हुए उस वैल्यू ऑफ t को भी इंकॉर्पोरेट करेंगे। तो वी वुड हैव टेकन 3, 3.5 एंड 4, और इसी तरह s की वैल्यूज हम निकालते 1, 2 और 3, और इनके दरमियान डिफरेंस, और इनके दरमियान डिफरेंस से 2 डिस्टेंसेस आ जाती, और दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दो। सही है। और ये v0 3.5 पे जरूरी नहीं है, 3.25 पे हो सकता है, 3.2 पे हो सकता है, कोई और वैल्यू ऑफ टाइम भी आ सकती है। तो अगर 3.2 है, 3.1 है, 3.5 है, 3.6 है, 3.8 है, 3.75 है, कुछ भी होगा उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जना बात समझ आ रही है? बस इंशाल्लाह क्लास हम एंड कर रहे हैं इंशाल्लाह। पहले मुझे बताएं, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक सबकी क्लियर है, कोई मसला नहीं है? अच्छा, अब देखिए बस फटाफट कुछ बातें करके एंड करता हूँ केस 1 पे इंशाल्लाह, फिर इसको मुकम्मल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फाइंडिंग द एवरेज स्पीड व्हेन द जर्नी इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेजेस। अगर जर्नी में सेवरल स्टेजेस हैं, मतलब स्टेज 1 थोड़ी डिस्टेंस कवर हुई, थोड़ा टाइम लिया गया, स्टेज 2 में डिस्टेंस कवर हुई, टाइम लिया गया, स्टेज 3 में डिस्टेंस कवर हुई, टाइम लिया गया। तो याद रखें ये बात हम ओ लेवल्स में आईजीसीएसई में पढ़ते थे कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, ये उसूल है। इसको हम जानते हैं और हम इसको यूज भी करते रहे हैं पास्ट में, इसको हम दोबारा भी देख सकते हैं। मैकेनिक्स में सवाल आते हैं, तो जब एवरेज स्पीड की बात की जाएगी तो जहन में फौरन आना चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। अच्छा, फिर कुछ पास पेपर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं जो जहन में होनी चाहिए। अगर कभी आपसे कहा जाए फाइंड द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, या फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, या फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन, तो याद रखें ये लफ्ज इनिशियल का क्या मतलब है। इनिशियल का मतलब है टाइम 0, ध्यान में रख लें। जब भी आपसे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए, या इनिशियल वेलोसिटी पूछी जाए, या इनिशियल एक्सेलरेशन पूछी जाए, तो आप टाइम इक्वल टू 0 लेंगे। सिंपल सी बात। टी इक्वल टू 0 पे आपकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का पता चल जाता है। तो इनिशियल मींस टाइम 0। अच्छा, कभी आपको कहे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालो या मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड निकालो, तो यू विल यूज ds बाई dt 0। अच्छा, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कोई आपसे कहता है मैक्सिमम y निकालो, क्या करते हो? मैक्सिमम y निकालो या मैक्सिमम या मिनिमम y निकालो। डिफरेंशिएशन कहता है कि जिस चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो उससे डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 कर दो। तो अगर y की मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है तो y को डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करके जो x की वैल्यू आएगी उसको वापस y के एक्सप्रेशन में डाल दो, तो उससे आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ y आ जाएगी। मैक्सिमम मैक्सिमम स्लैश मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। वाई की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं वाई को डिफरेंशिएट करूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इक्वेट टू 0 करूंगा तो एक्स की वैल्यू आएगी। उस एक्स की वैल्यू को जब मैं वाई के एक्सप्रेशन में डालूंगा तो मेरा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई आ जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ आपसे कभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए या मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड पूछी जाए, तो आप समझ जाए डिस्प्लेसमेंट या हाइट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन 0, ds बाई dt 0। और ds बाई dt को काइनेमेटिक्स की जबान में वेलोसिटी कहते हैं, ds बाई dt को काइनेमेटिक्स की जबान में वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए मैंने कहा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, तो जिस चीज की मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है उसे डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करेंगे। तो s की अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है तो s को डिफरेंशिएट किया और इक्वेट टू 0 किया, और फॉरन रियलाइज हुआ कि यार ds बाई dt को तो v कहते हैं, तो वेलोसिटी 0। अब कॉन्सेप्चुअली सोचें, फिजिक्स में आप लोग करते हैं, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बॉल बॉल ऊपर जा रही थी, बॉल को थ्रो किया, भाई बॉल की मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड निकालनी है, क्या करोगे? मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल अबव द ग्राउंड, वेलोसिटी क्या करोगे? 0। तो ये उसूल हम पढ़ते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम वेलोसिटी 0 करते हैं। तो कभी आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो या मैक्सिमम हाइट निकालनी हो तो आप वेलोसिटी को 0 करते हो, और वेलोसिटी को ds बाई dt कहते हैं। तो जिस चीज की मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है वो s है, s की मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है तो ds बाई dt 0 करो, या कॉन्सेप्चुअली सोचो तो ds बाई dt v है, इसका मतलब वेलोसिटी को 0 करो। अच्छा, फिर आपसे कभी मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछी जाए,
तो बस एक्सेलरेशन की मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। अच्छा मैक्सिमम, सॉरी पॉइंट टू पे मैं आया ही नहीं। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी हो, मिनिमम वेलोसिटी निकालनी हो, या कांस्टेंट वेलोसिटी निकालनी हो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का अगेन मतलब है एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट देखें, मैक्सिमम वी निकालना है या मिनिमम वी निकालना है। तो जिस चीज की मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी वैल्यू निकालनी हो उसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो कर दें। आप देख सकते हैं डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। वी का जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वेट टू जीरो कर दें, एंड सॉरी वी का जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो कर दें, तो डीवी अपॉन डी टी आ जाएगा। डीवी अपॉन डी टी को इक्वेट टू जीरो कर दें, और हमें पता होना चाहिए कि डीवी अपॉन डी टी को हम ए कहते हैं। डीवी अपॉन डी टी क्या कहलाता है? ए कहलाता है। तो अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी या मिनिमम वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो डीवी अपॉन डी टी को मैं जीरो करूंगा, यानी कि मैं एक्सेलरेशन को जीरो से इक्वेट करूँ। डीवी अपॉन डी टी को हम ए कहते हैं। अच्छा, फिर फाइंडिंग द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मिनिमम एक्सेलरेशन। अब ए को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका कोई नाम तो हम देते नहीं है, तो हम सिर्फ डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कभी एग्जामिनर पूछे फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन या मिनिमम एक्सेलरेशन, तो ए को डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेट टू जीरो करेंगे, डी ए बाई डी टी इक्वेट टू जीरो करेंगे, टाइम की वैल्यू आएगी, टाइम की जो भी वैल्यू आएगी उसको ए के एक्सप्रेशन में डालेंगे, तो आपके मैक्सिमम मिनिमम एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जब डीवी अपॉन डी टी को इक्वेट टू जीरो करेंगे तो टाइम टाइम की वैल्यू आएगी, टाइम की वैल्यू को आप वी के एक्सप्रेशन में डालेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरह जब यहाँ पर आप टी एस बाई डी टी जीरो करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा, टाइम को जब आप एस के एक्सप्रेशन में डालेंगे तो आपका मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। बिल्कुल इसी पैटर्न पे कि मैक्सिमम मिनिमम वाई निकालने के लिए वाई को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो किया तो एक्स आया, एक्स को वापस पुट बैक किया वाई के एक्सप्रेशन में, तो आपके पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ आया। सही है। तो मैक्सिमम मिनिमम एक्सप्रेशन निकालने के लिए डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो से टाइम आएगा, और ए के एक्सप्रेशन में डाल के आपके पास मैक्सिमम मिनिमम एक्सप्रेशन आ जाएगी। कभी एग्जामिनर मेंशन करे ना पार्टिकल इज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट या फाइंड समथिंग व्हेन द पार्टिकल इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। इंस्टेंटेनियसली का मतलब समझिए। इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है फौरी। इंस्टेंटेनियसली द ऑब्जेक्ट केम इन द ऑब्जेक्ट केम इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। इंस्टेंटेनियस का मतलब फौरन, उसी लम्हे, उसी लम्हे। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लम्हे। तो उस लम्हे पे अगर इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट है, इसका मतलब वेलोसिटी को फौरन जीरो करके टाइम की वैल्यू निकाल लेनी। तो कुछ कुछ भी मांगा जाए, कुछ भी निकालने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो कहेगा डिस्प्लेसमेंट निकालो व्हेन द पार्टिकल इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। तो आप वेलोसिटी को जीरो करके टाइम की वैल्यू निकालोगे, उस वक्त आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। या उस पॉइंट पे अगर आपसे एक्सप्रेशन पूछी जा रही है तो आप ए के एक्सप्रेशन में डाल दो। बट वेलोसिटी जीरो करके टाइम निकलेगा, और उसके बाद फिर वो एस के एक्सप्रेशन में या ए के एक्सप्रेशन में पुट बैक होगा, डिपेंडिंग कि मुझसे उस इंस्टेंट पे एक्सप्रेशन पूछी गई है या डिस्प्लेसमेंट। और कभी आपको कहे फाइंड समथिंग व्हेन द पार्टिकल रिटर्न्स टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट, और अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट वही पॉइंट है जहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर की गई, द पार्टिकल रिटर्न्स टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट द पॉइंट फ्रॉम वेयर एस इज मेजर्ड। जहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर की जा रही है ये वही पॉइंट है, तो उस केस में आप डिस्प्लेसमेंट को जीरो लेके टाइम निकालोगे। तो पार्टिकल रिटर्न्स टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी यू विल यूज एस इक्वल्स टू जीरो। ये बात हमने पहले भी की थी। सही है। तो केस नंबर वन हमने मुकम्मल तौर पे समझ लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आ गई है, या आप नोट भी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। काफी टाइम हो गया, क्लास काफी एक्सटेंड भी हो गई, तो मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें। यहाँ तक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई सबको? एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्टल क्लियर हो गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपके बन गए हैं। जितना भी मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाया उसको रिकैप करके आइएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू भी करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल भी करते हैं, और हो सकेगा इसके सवाल भी करते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।